स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो उपसर्ग एवं प्रत्यय है। तो आइए पहले हम जान लें कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थात विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या चीज़ विशेष परिवर्तन, क्या अर्थ में परिवर्तन करता है, तो इसको पहले हम एक और तरीके से जानेंगे। पहले इसको देखिए विच्छेद। पहले उपसर्ग या प्रत्यय को पढ़ने के लिए हमको संधि विच्छेद आना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको संधि विच्छेद की टॉपिक पहले पढ़ा चुके हैं। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उप धन सर्ग। उप का मतलब होता है निकट, पास, और सर का मतलब होता है सृष्टि, अर्थात मूल शब्द के निकट कोई शब्द आकर के, सृष्टि मतलब रचना, किसी नए शब्द की रचना करे, किसी नए शब्द का आविष्कार करे, अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन करे, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे देखिए क्या है, ये पूर्व पद है और ये मूल शब्द है। तो उपसर्ग में क्या होता है, मूल शब्द के प्रारंभ में, अभी आपको बताया है तो उसके प्रारंभ में, तो मूल शब्द के पूर्व, पूर्व मतलब प्रारंभ, प्रारंभ में जब कोई शब्द लग करके और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। ये पूर्व पद जो है इसी को हम उपसर्ग कहेंगे, और आपका जब उत्तर पद हो जाएगा तो वो हमारा प्रत्यय बन जाएगा, उसको हम अभी बाद में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मूल शब्द यहाँ दर है और इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो दर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है और आ का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इस दर शब्द में आ उपसर्ग लग जा रहा है तो मिल करके एक नया शब्द का आविष्कार हो रहा है, एक नया अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ये क्या है, आदर। आदर भी जानते हैं, आदर मतलब सम्मान होता है। तो उपसर्ग का यही है कि जब कोई मूल शब्द में कोई उपसर्ग लग करके एक नया शब्द की उन्नति कर देता है, परिवर्तन कर देता है, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ समझ में आया, ऐसे दर का कोई मतलब नहीं था, आ का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब ये दोनों मिल गया आपस में तो एक नए शब्द की सृष्टि कर दिया, आदर। आदर मतलब सम्मान। अब हम जानेंगे उपसर्ग की क्या विशेषता होती है। तो अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की क्या विशेषता होती है, तो पहली विशेषता तो यह है कि यह मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है, और दूसरा क्या है, इसका अपना कोई अर्थ ऐसे नहीं है, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होता है, इसके प्रयोग, ये अपने आप में इसका प्रयोग जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। और तीसरा क्या है, यह मूल शब्द में लग करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करती है। फिर आगे हम जानेंगे उपसर्ग के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं। तो उपसर्ग के 4 प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ये 4 हमारे उपसर्ग के प्रकार हैं। तो अब हम इन चारों के विषय में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो पहले हम जानेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत का उपसर्ग जो है, ये देखिए हमारा जो शब्द बना है, जो विशेष अर्थ प्रकट करके शब्द बना है, जैसे शब्द है अनाथ, इसमें नाथ हमारा जो है वो मूल शब्द है, और यही हमारा अ जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत का उपसर्ग लगा है अ। नाथ मतलब स्वामी होता है, अ का मतलब कोई मतलब उसका नहीं है, लेकिन इस स्वामी के साथ ये अ लग गया, अर्थात नाथ के साथ अ लग गया, तो अर्थ क्या हो गया, अनाथ। नाथ मतलब हम बोले हैं कि स्वामी, मालिक, और यहाँ अ लग गया तो अर्थ क्या निकला, अनाथ, अर्थात जिसका कोई स्वामी मालिक नहीं है, वो अपने आप में अनाथ हो गया है। ठीक है, तो अभी आपको शुरू में ही बताया है, उपसर्ग मतलब एक नया अर्थ प्रकट करता है, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है
जब उपसर्ग के मूल शब्द के साथ उपसर्ग मिलता है तो एक नया शब्द प्रकट करता है, एक नया अर्थ प्रकट करता है, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो हम लोग ऐसे देखें तो मूल शब्द हमारा था नाथ और उसमें उपसर्ग लगा तो अर्थ हमारा बिल्कुल बदल गया। क्या हुआ? अनाथ हो गया, अर्थात उसका कोई मालिक नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया। तो इस तरह से एक नया अर्थ का वो आविष्कार करता है, एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। दूसरा देखिए, इसी तरह से हमारा अति जो है ये उपसर्ग है और रिक्त मतलब ये हमारा मूल शब्द है स्थान। रिक्त मतलब स्थान होता है, ये मूल शब्द रिक्त है और उसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। रिक्त मतलब खाली और अति मतलब अधिकता होता है। तो दोनों को मिलकर के नया शब्द क्या बना है? अतिरिक्त, अर्थात जो खाली जगह है उससे भी ज़्यादा कोई जगह हो। ठीक है, उसके अलावा भी कोई शब्द हो, जगह हो, उसे हम कहते हैं अतिरिक्त। फिर देखिए, हमारा परिवार जो है ये मूल शब्द है, उसमें स उपसर्ग लगा हुआ है। परिवार मतलब एक परिवार हो गया, स का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब ये मूल शब्द के साथ स लग गया तो दोनों के मिलने से एक विशेष अर्थ क्या निकलता है? सपरिवार। सपरिवार का अर्थ क्या हो गया? संपूर्ण परिवार, अर्थात हमारे परिवार में जितने लोग हैं सब एक साथ हैं, सब परिवार हम एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये हो गया परिवार। वैसे परिवार मतलब एक परिवार हो गया साधारण, लेकिन सपरिवार मतलब पूरा परिवार एक साथ। फिर देखिए, ये शेष मतलब बाकी, बचा हुआ, और वी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कृत का उपसर्ग, और दोनों के मिलने से हमारा शब्द जो आविष्कार हुआ है वो बना है विशेष, अर्थात उसका कोई विशेष महत्व है। अब हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के अव्यय। देखिए, संस्कृत के अव्यय के द्वारा आपका कैसे बन रहा है? तो ये समय हमारा मूल शब्द है और इसमें संस्कृत का अव्यय शब्द लगा है को। समय मतलब एक समय और को इसमें लगा है। को का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब इस समय के साथ को शब्द जुट गया तो एक विशेष अर्थ क्या प्रकट करता है? को समय, अर्थात गलत समय। आप यह काम उस समय कर रहे हैं, समय से नहीं किए हैं, समय के विपरीत कर रहे हैं, गलत समय में कर रहे हैं, उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया, उसमें परिवर्तन हो गया। इसी तरह से देखिए, दूसरा शब्द है आपका ये काल, हमारा मूल शब्द है और काल में ये चीर शब्द लगा हुआ है। काल मतलब समय और चीर आपका, चीर मतलब प्राचीन। शब्द क्या बना है? चीर काल, लंबे समय से, प्राचीन समय से हम यह चीज देखते आ रहे हैं, प्राचीन काल से हमारी सभ्यता चलती आ रही, अर्थ बदल गया। फिर देखिए, कर्म हमारा मूल शब्द है और इसमें सत उपसर्ग लगा हुआ है। कर्म मतलब काम करना, जो हमारा कर्म है। सत मतलब अच्छा। दोनों के मिलने से सत हमारा उपसर्ग हो गया, कर्म हमारा मूल शब्द है। दोनों के मिलने से सत्कर्म एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि अच्छा कर्म, हमने सत्कर्म किया है, वह व्यक्ति सत्कर्म के रास्ते पे चल रहा है, अच्छा कर्म करता है। नेक्स्ट है काल, यहाँ पे फिर आ गया। काल हमारा मूल शब्द है और इसमें पूरा उपसर्ग लगा हुआ है, तो शब्द क्या बना? पूरा काल, प्राचीन काल। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। क्या है हिंदी का उपसर्ग? देखिए, मूल शब्द हमारा क्या है? डर, और इसमें उपसर्ग क्या लगा है? नी। डर मतलब डरना, नी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इन दोनों के मिलने से कौन सा शब्द बना है? निडर, अर्थात वह व्यक्ति बिल्कुल निडर है, वो डरता नहीं है। यहाँ पे हमने बताया था डर, और दोनों के मिलने से हमारा शब्द बना है निडर, जो डरता ही नहीं है, अर्थात विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। इसी को हम उपसर्ग करते हैं। देखिए, मूल शब्द हमारा ऋण,
और उपसर्ग हमारा उ है। तो उ और ऋण दोनों मिलके शब्द बना उऋण। ऋण मतलब बकाया, हमारे ऊपर कर्ज है, ऋण है। उऋण मतलब हम उस कर्ज से उत्तीर्ण हो गए। देखिए अर्थ कितना ज़्यादा बदल जा रहा है, यहाँ बिल्कुल उसके अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए खिला हमारा मूल शब्द है और अध इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। खिला मतलब खिलना और अध मतलब आधा, दोनों के मिलने से शब्द बना है अध खिला। आधा खिला हुआ है, पूरा नहीं खिला है। कोई फूल जो है वो अध खिला है अर्थात आधा खिला है। इसी तरह से मूल शब्द हमारा पेट है और उसमें भर उपसर्ग लगा हुआ है। पेट का मतलब पेट होता है, बस पेट, कोई और अर्थ नहीं। और भर का मतलब कोई, यहाँ भर का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन दोनों के मिलने से अर्थ बनता है हमारा, जो नया शब्द बनता है वो बनता है भर पेट। मैंने भर पेट भोजन किया है, पेट भर के भोजन किया है। उस तरह से पेट का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन दोनों शब्द के मिलने से हमारा अर्थ निकलता है भर पेट, कि मैंने भरपेट भोजन किया है, मैंने उसे भरपेट भोजन कराया है। अब देखिए हमारा है उर्दू के उपसर्ग, क्या है? तो इसमें देखिए पसंद हमारा मूल शब्द है और ना इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। पसंद मतलब हमको ये चीज़ पसंद है, ना मतलब नहीं, दोनों के मिलने से हो गया ना पसंद। यहाँ हमें पसंद था और यहाँ हमारा विशेष अर्थ क्या कर रहा है? ना पसंद, मुझे यह वस्तु बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर देखिए ईमान हमारा मूल शब्द है, बे उपसर्ग लगा हुआ है। उर्दू का ये उपसर्ग है बे। क्या निकलता है विशेष अर्थ? बेईमान। वहां ईमान उसका था, यहाँ बेईमान हो गया, बिना ईमान का हो गया। फिर देखिए सूरत हमारा मूल शब्द है और इसमें उर्दू का बद उपसर्ग लगा हुआ है। बद सूरत हमारा विशेष अर्थ निकल रहा है, अर्थात यहाँ सूरत मतलब बस सूरत, कैसा भी सूरत है, लेकिन ये बद उपसर्ग लगने से हमारा विशेष अर्थ निकल रहा है कि वो बदसूरत है, यानी खराब सूरत वाला है, अच्छे सूरत का नहीं है। फिर देखिए जवाब, जवाब मतलब उत्तर, किसी को जवाब देना, ये मूल शब्द हो गया और ला हमारा इसमें उपसर्ग लगा हुआ। तो इस जवाब के मतलब किसी को उत्तर देना, जवाब देना, और इसमें ला उपसर्ग लग गया, मिला के शब्द बन गया लाजवाब। अरे इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ये लाजवाब है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है किसी से, इसका अर्थ ये निकल गया। तो अब हम लोग उपसर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए और आगे पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? तो जो शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का अंश, शब्दों का टुकड़ा, अर्थात जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लग करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। दोनों में देखिए क्या अंतर है। उपसर्ग में हम बोले हैं कि मूल शब्द के प्रारंभ में लग करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, और प्रत्यय में हम बोल रहे हैं कि मूल शब्द के अंत में लग करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रतिथन अ। हमने बोला पहले कि संधि हमको आना जरूरी है। अब प्रति में अ ये जुटा हुआ है, ये आप संधि में पढ़े थे, प्रति ई और अ मिलके क्या बना था? य बना था। तो ये आपका ऐसे प्रत बच जाता है, फिर यहाँ पे ये ई और अ मिलके य बन जाएगा, यानी कि फिर य हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ अब हमको ये जानना है कि प्रति का अर्थ क्या होता है। तो साथ में पर बाद में, अर्थात वो जो मूल शब्द के साथ में लगेगा लेकिन उसके बाद लगेगा। और अ का अर्थ क्या होता है? चलने वाला, अर्थात जो शब्द मूल शब्द के साथ में लेकिन उसके बाद में लग करके उसके साथ चले, कुछ विशेष अर्थ प्रकट करे,
उसमें परिवर्तन आ जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे देखिए समझ जाइए, ये देखिए मूल शब्द, और ये इसको जो बाद में लगता है उसको उत्तर पद कहते हैं, जो प्रारंभ में लगता है उपसर्ग में उसको पूर्व पद कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद, तो मूल शब्द और उत्तर पद को ही हम प्रत्यय कहते हैं और पूर्व पद को हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ शब्द है हमारा सुंदरता, देखिए बनाया गया, इसमें सुंदर हमारा जो है मूल शब्द है और इसमें ता प्रत्यय लगा है, तो दोनों मिला के हमारा शब्द क्या बना है, सुंदरता। तो अब हम जानेंगे प्रत्यय की विशेषता क्या होती है। तो प्रत्यय की विशेषता है कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में अर्थात मूल शब्द के बाद में यह लगता है प्रत्यय, इसकी पहली विशेषता हो गया। दूसरा क्या है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जो प्रत्यय का जो शब्द होता है इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। और तीसरा क्या है, मूल शब्द के साथ लग करके यह एक विशेष अर्थ प्रकट करती है। अब देखिए प्रत्यय का प्रकार क्या होता है। तो देखिए प्रत्यय दो प्रकार का होता है, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है इसको हम बताएंगे। कृत प्रत्यय का मतलब है कि धातुओं के साथ, किसी भी धातु के साथ जो शब्दांश लग करके विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और इससे बने शब्दों को क्या कहते हैं, कृतांत कहते हैं। और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो शब्दांश लग करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो अब हम लोग कृत और तद्धित प्रत्यय के बारे में इनको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए पहला हमारा कृत प्रत्यय, हमारा खेल जो है ये मूल शब्द है और आड़ी हमारा कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय हमने क्या बताया, तो बोले आपसे कि ये धातु रहेगा, जो मूल शब्द रहेगा वो धातु रहेगा। तो ये धातु हमारा खेल धातु है। और फिर हम बोले हैं कि इस प्रत्यय का उसमें जो शब्द आपका लगता है, शब्दांश लगता है, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस खेल जो धातु है अर्थात मूल शब्द है, इसमें आड़ी प्रत्यय लग गया है। आड़ी मतलब आड़ने वाला, खेल मतलब खेल को आड़ने वाला। शब्द क्या बना हमारा, खिलाड़ी, जो खेल को खेलता है। एक विशेष अर्थ क्या निकला तब कि खिलाड़ी। दूसरा देखिए फैल हमारा, ये हमारा धातु है और आव इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है फैलाव। फैलाव मतलब कोई भी चीज जो है वो उसे फैलाओ और फैलाओ, उसका और प्रचार करो, उसे और बढ़ाओ, अर्थ निकलता है। फिर देखिए ये झाड़ हमारा जो है ये हमारा धातु है और इसमें ओ प्रत्यय लगा हुआ है। झाड़ में ओ प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द क्या बना, झाड़ू, अर्थ निकलता है झाड़ू। झाड़ मतलब झाड़, बस झाड़, ओ उसमें प्रत्यय लग गया तो झाड़ू, जो आप जानते हैं जिससे आप क्या करते हैं, घर को साफ करते हैं। इसी तरह से ओढ़ हमारा धातु है और नी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बन गया ओढ़नी। ओढ़ मतलब ओढ़, कोई भी चीज ओढ़, और यहाँ अर्थ है ओढ़नी, ओढ़ने वाला। लोभ हमारा धातु है, ये उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बन गया लोभी। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मिला के उस तरह से जैसे ओढ़नी हो गया उसी तरह से यहाँ पे लुभई नहीं, यहाँ पे ये धातु है, धातु में ये प्रत्यय लगा हुआ है, मिला के हमारा शब्द बनेगा लोभी। लोभी मतलब लालची, विशेष अर्थ क्या निकल रहा है, लालची। इसी तरह से पा, पा हमारा धातु है और इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, मिला के हमारा शब्द बनेगा पेय। पेय पदार्थ जैसे होता है, पीने का पदार्थ हो गया। अब हम तद्धित प्रत्यय के विषय में जानकारी लेंगे। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो यहाँ आपको क्या बताते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण
के साथ जो शब्दांश लग करके विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो मूल शब्द इसमें लोहा और आर इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है जो उसमें शब्दांश लगा हुआ है। दोनों को मिला के शब्द हमारा जो विशेष अर्थ बना है वो है लुहार, अर्थात एक जाति हो गया जो लोहे का काम करता है। इसी तरह से मूल शब्द हमारा है गरम और ई प्रत्यय लगा हुआ है, मिलके गर्मी। गरम गरम है, यहाँ पे हो गया गर्मी, उसमें गर्मी है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। फिर देखिए चाचा हमारा मूल शब्द है, उसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है, मिलके बन गया है चचेरा। उसी तरह से मामा में एरा लग जाएगा ममेरा, फूफा में एरा लग जाएगा फुफेरा। लोटा हमारा मूल शब्द है, या उसमें प्रत्यय लगा है, मिला के शब्द बना है लुटिया। वो लोटा था और यहाँ पे हमारा जो विशेष अर्थ हुआ है वो लुटिया, यानी कि उसका छोटा रूप। भूख हमारा मूल शब्द है, आ उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, मिलके भूखा। वहाँ भूख था, बस उसको भूख लगाया कि नहीं, बस भूख, और यहाँ हमारा भूखा, वो भूखा है। धोखा हमारा मूल शब्द है, बाज उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, मिलके धोखेबाज। तो शब्द यहाँ बना धोखेबाज, मतलब जो धोखा देता है उसी को हम कहते हैं धोखेबाज। अब इसी क्रम में हम जानेंगे उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का संयुक्त प्रयोग, अर्थात दोनों का एक साथ प्रयोग। कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर तो ये होता है कि उपसर्ग मूल शब्द के साथ अलग लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के साथ अलग रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जुड़ा होता है, और कभी कभी क्या होता है कि एक मूल शब्द में दो दो प्रत्यय भी होते हैं। तो इन दोनों को अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का संयुक्त प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्व धन तंत्र धन ता, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यानी इसमें मूल शब्द जो हमारा है वो है तंत्र, और स्व इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। उस तरह से केवल बस है मूल शब्द तंत्र, इसमें स्व उपसर्ग हो गया और ता प्रत्यय हो गया, मिलके शब्द बन गया स्वतंत्रता, आजादी। उसी तरह दूसरा देखिए हमारा लव शब्द है और सु इसमें उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, मिलके शब्द बना है सुलभता। सुलभ आसानी से मिलता है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए वो हमारी सुलभता शब्द बन गया। फिर हमारा देखिए दय हमारा मूल शब्द है, नीर इसमें उपसर्ग है और ता इसमें प्रत्यय है, मिला के हमारा एक जो विशेष अर्थ बनता है वो है निर्दयता, अर्थात वो व्यक्ति बहुत ही निर्दयता के साथ काम करता है, उसके अंदर दया की भावना नहीं है। देखिए मान हमारा मूल शब्द है, अब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, मिलके हमारा शब्द बनता है जो विशेष अर्थ प्रकट करता है वो है अपमानित। अर्थात यहाँ केवल आप मान देखे थे मूल शब्द, मान मतलब मान सम्मान, और यहाँ अपमानित अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ जो आया है वो अपमानित है, अर्थात उस व्यक्ति का अपमान किया गया है। अब देखिए हम जानकारी लेंगे यहाँ पे दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग क्या है। ये हमारा भारत जो है ये मूल शब्द है और इसमें एक ये प्रत्यय लगा है और दूसरा ता प्रत्यय लगा है, दोनों मिला के शब्द बना है भारतीयता। हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, भारतीयता, ठीक है। और इसी तरह प्रांतीयता, वो भारत की चीज़ है, ये प्रांत की चीज़ है, कि इसमें प्रांत हमारा मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा है और ता प्रत्यय, यानी दो प्रत्यय लगा हुआ है, ई और ता मिलके हमारा मूल शब्द बनता है प्रांतीयता। तीसरा इसी तरह से देखिए इतिहास हमारा मूल शब्द है, इक और ता दो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, मिलके शब्द बनता है ऐतिहासिकता। ये ऐतिहासिक कहानी है, ऐतिहासिकता।
फिर बन हमारा मूल शब्द है, आवट और ई दो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, मिलके शब्द बनता है बनावटी। वहां पे केवल बन शब्द था, लेकिन आवट और ई प्रत्यय लगने से शब्द बन गया कि बनावटी। यह जो कुछ भी दुनिया दिखाई दे रही है सब बनावटी है। स्टूडेंट्स, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त किए और हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।